जय हिंद। मैं कार्तिक, सरस्वती ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अपने अगले पीआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। मैथ पेपर सॉल्यूशन 13/11/2019 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिंपली हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन 3D का। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या कह रहा है। किसी सिलेंडर का वॉल्यूम 4 टाइम्स है स्फीयर के वॉल्यूम के और उनकी रेडियस सेम है। तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर 133 सेंटीमीटर। मतलब जो सम है रेडियस और हाइट सिलेंडर का, उसका सम जो दिया है वो 133 सेंटीमीटर दे रखा है और हमसे पूछा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको करने की जो बेसिक अप्रोच है वो क्या होगी। क्वेश्चन में उसने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो 4 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। इसका मतलब कि अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4 है तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो कितना होगा 1। यही मतलब इसका कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के 4 टाइम्स है। ठीक है, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेशियो जो है 4:1 आ गया। आप देखिए उन्होंने हमें दिया क्या, उन्होंने हमें दिया है रेडियस और हाइट सिलेंडर की सम 133। देखिए कैसे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबसे पहले पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/1 है। देखिए रेडियस उसने हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो रेडियस है वो इक्वल है, तो यहां से पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर से आर 3 जाएगा तो खाली एक आर बचेगा, एच ऊपर बचा और ये 4/3 है, पलट के 3 ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा 3/4 एच आर इज इक्वल टू 4/1। यहां से एच और आर का जो मैं रेशियो निकालूंगा वो क्या आएगा मेरा 16/3 आ गया। ये मेरा जो है रेशियो है 16/3, एच 16 है तो आर 3 है। उसने हमें क्वेश्चन में कहा है इन दोनों का सम जो है वो 133 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर 16 और 3 ऐड करूं 19 यूनिट होगा और 19 यूनिट की वैल्यू उसने 133 दी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 7 टाइम्स आएगा। यानी एक यूनिट की वैल्यू अगर 7 आ गई तो यहां मैं 16 × 7 करूंगा तो h मेरा आ जाएगा 16 × 7 और r मेरा आ जाएगा 16 × 3 सॉरी 3 × 7। ठीक है, अब देखिए उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है, उसने क्वेश्चन में पूछा हमसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई क्यूब को मैं 22/7 लिख लेता हूं और r क्यूब यानी 21 का क्यूब। ठीक है, 7 3 से 21 एक बार कट जाएगा तो बचेगा कितना 2, 4 × 22 × 21 × 21। यहां से हम सिंपली 4 दूनी 8 एकम 8 एकम 8 यूनिट डिजिट से करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 8, ऑप्शन में एक ही है। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 38808। ठीक है, क्या आप एग्जाम में भी इसको ऐसे ही सोल्व करते हैं? यहां से हमने यूनिट डिजिट देखा, ऑप्शन में सिर्फ एक यूनिट डिजिट था, हमने सोल्व कर लिया इसको। ये तो था इसका बेसिक मेथड, जैसे हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर मैं आपको कहूं क्या आप एग्जाम में भी इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहली चीज अगर मैं चारों ऑप्शनों को देखूं तो एक है मेरा 36,572, एक है 40,954, एक है 38,808 और एक है 35,402। अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मुझे ये पता है कि जब मेंसुरेशन का क्वेश्चन होता है तो उसमें मोस्टली 11 का मल्टीपल जरूर बचता है। ठीक है, क्योंकि 22/7 जब हम पाई की वैल्यू रखते हैं तो 2 कट सकता है 22 से, लेकिन 11 बहुत रेयर होता है कटना। तो अगर मैं एक बार ये देख लूं कि 11 का मल्टीपल अवेलेबल है क्या ऑप्शन में, तो चेक करेंगे अगर हम, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए 11 के हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी वैल्यू 11 का मल्टीपल है या नहीं। उसको मैं बताता हूं आपको। ऑप्शन के थ्रू ही बताता हूं। से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। पहला ऑप्शन अगर मैं लेता हूं 3 6 5 7 2, हमें ये चेक करना है कि 11 का मल्टीपल है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक छोड़ के एक संख्या को ऐड करते हैं, 5 3 8 और 2 10 और यहां से
6 और 7 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 13, 7 और 6 13। ठीक है, तो जब हम इसको करते हैं तो ये या माइनस करने के बाद या तो 11 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। जब ये तीन कंडीशन होगी तभी हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या 11 से डिवाइड है। तो ये इनका डिफरेंस कितना आ रहा 3, क्या ये 11 से डिवाइड होगी? बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन में चेक करता हूं, 49 5 4, 9 4 13 और 4 17 में से 5 गए 12, क्या 11 का मल्टीपल है? नहीं। 38 808, 8 3 11 और 8 19 में से 8 गया 11, मल्टीपल है? हाँ है। और 35 402 अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 4 3 7 तो दोनों, 9 में से 5 गया 4, 4 का मल्टीपल है? नहीं। तो यानी सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी, जो जिसको सही होना उसकी मजबूरी है, जो कि 11 का मल्टीपल है। आप इसको एग्जाम में ऐसे चेक कर सकते थे, 11 के मल्टीपल से आप इसको विद इन सेकेंड्स सोल्व कर सकते थे। ठीक है, अगर नहीं कर पाते, अगर सपोज कीजिए दो ऑप्शन होते तो आपको बेसिक तरीका तो पता ही इसको सोल्व करने का। ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन है, आपको जो 11 का मल्टीपल चेक करना है, ये आपको आंखों में ही करना है, ये इसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको फटाफट ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, देखेंगे 11 का मल्टीपल है या नहीं, नहीं होगा तो वो ऑप्शन हमारा कट जाएगा और जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और पीआरटी ने जो क्वेश्चन पेपर बनाया वो इतना अच्छा बनाया है, चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, जो कि हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है तीसरे साल का, थर्ड ईयर का, वो 442 है, यानी थर्ड ईयर का 442 यानी 442 रुपए। ठीक है, और जो रेट कह रहा है वो रेट है 15%। ठीक है, रेट उसने 15% हमें दी हुई है। कह रहा है कि देन हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड इन फोर्थ ईयर, मतलब चौथे साल जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा अगर जो सेम सम है वो सेम है पहले वाला, यानी जो पहले इस टाइम पे कोई सम रहा होगा वो इस टाइम पे है, तो चौथे साल में बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। इसका सिंपल सा तरीका 442 का हम 15% निकालेंगे, 15% की फ्रैक्शन 3/20 करेंगे। यहाँ से अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूँ तो 10 हो जाएगा, ये 2 2 1 आ जाएगा, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 1/10 था तो 1.0 आ जाएगा, 66.3। और 442 में जब 66.3 ऐड करूंगा कितना आएगा, 508.3 मेरा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसके लिए ये समझना जरूरी था कि अगर थर्ड ईयर का मेरा सीआई 442 है तो इसी का 15% निकालूंगा मैं, वही हमारा फोर्थ ईयर का सीआई होगा। बस एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो आप इसको विद इन सेकेंड्स एग्जाम में सोल्व कर सकते थे, और इसके लिए भी मुझे नहीं लगता पेन चलाने की जरूरत है। 442 का 15% बहुत ही इजी है निकालना, उसको ऐड करना, और हम इसको बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। उसने कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होगा अगर संख्या 10 20 और 30 दे रखी है, 10 20 30 दे रखी है, तो एलसीएम एचसीएफ का रेशियो क्या होगा इन संख्याओं का। आपको जैसे ही देख के पता चल रहा है एलसीएम कितना होगा 60, एचसीएफ कितना है 10, रेशियो क्या होगा हमारा 6/1, 6:1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन। इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। ये भी कह रहा है कि किसी आइटम को बेचने के बाद किसी आइटम को बेचने के लिए वो 2016 का डिस्काउंट देता है। ठीक है, और उसका जो मार्क प्राइस है वो है 7/100। ठीक है, तो यानी तो उसने हमसे पूछा है डिस्काउंटेड परसेंटेज क्या होगा। डिस्काउंट जो परसेंटेज निकलता है वो किस पे निकलता है, वो क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी, यानी कितने का डिस्काउंट उसने हमें दिया मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट हमारे को कितना दिया 2016, एमपी हमारा कितना है 7200, परसेंटेज निकालूंगा 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 2 0 को 9 से काटूंगा 8 बार, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 8 दूनी 16, 8 64, 28% हमारा क्या होगा आंसर। कितना डिस्काउंट दिया 28% का। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था डिस्काउंट का। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सोल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए जो है बी से 14.28% लेस है, यानी ए जो है बी से
14.28%। 14.28% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/7। आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज याद होनी चाहिए, बेसिक वैल्यूज होती हैं, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। 14.8% कम है, यानी ए जो है बी से, यानी बी अगर 7 है हमारा तो ए उससे एक कम है, एक कम यानी 6 है, ठीक है। बस यही इसमें हमें समझना था। इसको समझने के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। कह रहा है बी जो है ए से कितने % ज्यादा है, बी ए से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। ए से यानी बेस हमारा क्या होगा? 1। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 16.66% या 16 2/3%। 14.8 16.66% हमारा आंसर ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को भी सभी बच्चे एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है कि दो ट्रेन हैं, एक P से Q की तरफ जा रही है और एक Q से P की तरफ जा रही है सेम टाइम पे, ठीक है, यानी टाइम हमें सेम दिया हुआ है। दूसरी चीज डिस्टेंस हमें सेम दी हुई है, कैसे? PQ QP जो डिस्टेंस है बीच में सेम है, ठीक है। कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन मूविंग फ्रॉम P टू Q, यानी P से Q की तरफ जो ट्रेन जा रही है उसकी स्पीड है 25 और जो Q से P की तरफ आ रही है उसकी स्पीड है 30, ठीक है। वो कब बीच में मिलते हैं उसने हमें कुछ नहीं दिया एग्जाम क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन ये कहा है कि जो Q है वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा चलता है जो P से आ रही है उससे, ठीक है। तो उसने हमसे पूछा P एंड Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। देखिए मान लिया ये P है, ये Q है, ठीक है। यहां से कोई ट्रेन जा रही है, मैं मान लेता हूं वो है A, ठीक है, और यहां से कोई ट्रेन जा रही है वो है B। तो उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि दोनों सेम टाइम पे चल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें समझनी है कि P और Q, अगर PQ है तो जो डिस्टेंस है बीच में वो भी सेम है, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। A जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और B जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं इनका स्पीड का रेशियो देखूं तो स्पीड का रेशियो क्या है? 5:6 है। 5 पंजे 25, 5 6 30, यानी 5:6 जो है ए और बी का स्पीड का रेशियो, ठीक है। टाइम कांस्टेंट है, सेम टाइम पे चल रहे हैं। तो ये देखिए स्पीड का रेशियो अगर 5 6 है तो ये जो बी है ए से 1 यूनिट ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। और क्वेश्चन में वो 10 किलोमीटर दिया हुआ है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 किलोमीटर है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा P और Q के बीच में? 5 यूनिट ये चल रहा है, 6 यूनिट ये चल रहा है, टोटल कितना हुआ? 11 यूनिट। 11 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ? 110 किलोमीटर, जो कि हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसको सिर्फ देख के सोल्व कर सकते थे एग्जाम में, बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते थे। आपको बस यही समझना था कि यहाँ टाइम भी सेम दिया हुआ है, डिस्टेंस भी सेम दी हुई है और रेशियो जो स्पीड का है वो 5:6 है। ये 1 यूनिट ज्यादा चल रहा है, क्वेश्चन में हमें 10 किलोमीटर दिया हुआ है, तो टोटल ये 11 यूनिट चल रहे हैं। 11 × 10 110 किलोमीटर, हमारा आंसर ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल PQRS की वो इक्वल है लेंथ ऑफ साइड AB ऑफ अ ट्रायंगल ABC, यानी ABC कोई ट्रायंगल है उसकी साइड AB बराबर है, इक्वल है लेंथ ऑफ आयत, एक आयत की लंबाई, जो कि PQRS एक आयत है उसकी लंबाई की, ठीक है। कह रहा हाइट ऑफ ट्रायंगल, यानी जो ऊंचाई है किसी त्रिभुज की जिसका बेस AB है वो 8 टाइम्स ज्यादा है, 8 टाइम्स ज्यादा है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। यानी चौड़ाई जो है आयत की उससे AB बेस है, उसकी हाइट यानी त्रिभुज की हाइट 8 टाइम्स है, ठीक है। और दिया उसने क्या? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए और उसने हमसे पूछा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। देखिए PQRS एक आयत है, ठीक है, रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है। और सेम ऐसे एक ट्रायंगल है ABC जिसमें उसने कहा है कि AB जो है वो बेस है, तो हमने AB बेस बना लिया, C उसका यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए उसने क्या क्या दिया हमें? उसने हमें दिया है आयत का परिमाप 100 और आयत का क्षेत्रफल 600, ठीक है। परिमाप का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ L प्लस B, कितना दिया हुआ है? 100। यहां से अगर मैं L प्लस B निकालूंगा 50, ठीक है।
एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, ठीक है। दूसरी उसने कहा एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, वो कितना है 600, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको L और B को अज्यूम कर सकते हैं कोई ऐसी वैल्यूज जिनका सम हो 50 और जिनका मल्टीप्लिकेशन हो 600, तो वो वैल्यूज क्या हो सकती है, देखते ही दिमाग में आपको क्लिक करेगा सबसे पहली चीज क्या, 30-20, 30-20, 30-20 50, 30 और 20 60, यानी 600, ठीक है। यानी L और जो लेंथ है वो लंबी होती है, ब्रेथ छोटी होती है, तो यानी L अगर मेरी 30 है, मैंने सेटिस्फाई कर लिया 3 20 50 और 30 into 20 600, L मेरी 30 आ गई, ब्रेथ मेरी 20 आ गई। यहाँ से मैंने L भी फाइंड आउट कर लिया, जो कि एग्जाम में आप भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। फिर उसने क्वेश्चन में हमसे कहा था कि जो AB बेस है उससे एक हाइट आ रही है, ये ट्रायंगल की हाइट होगी कुछ, ठीक है। कह रही है जो हाइट है ये इसकी ब्रेथ के 8 टाइम्स है, यानी अगर ब्रेथ उसकी 20 है तो उसकी हाइट जो होगी वो कितनी होगी, ब्रेथ की 8 टाइम्स। ब्रेथ हमारा कितना है 20 into 8 160, यानी ब्रेथ जो आ गया, जो ट्रायंगल की हाइट है वो कितनी आ गई हमारी 160। उसने हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। हाइट हमने यहां से फाइंड आउट कर ली 160, बेस उसने क्वेश्चन में हमें दिया था, यानी बेस AB है। उसने क्वेश्चन में कहा था AB की जो लेंथ है वो PQRS एक आयत की लेंथ के बराबर है, यानी अगर यहां से लेंथ हमने 30 फाइंड आउट करा तो वो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। तो हाफ बेस 30, हाइट हमारा 160, ठीक है। काटूंगा मैं 8 3 24, 2400 हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पावर्स का, फिर से हर शिफ्ट में ऐसी पावर्स का एक क्वेश्चन आया है और मैंने आपको अच्छे से समझाया। उम्मीद करता हूं इस बार आप खुद कर सकेंगे इसे, और मैं तो समझेगा। 243 की पावर 0.12 यानी 12/100 यानी 3/25, ठीक है। 243 किसकी पावर होती है, 3 की पावर 5, ठीक है। यहाँ भी 243, यहाँ भी 243, यानी ये 3 की पावर 5 है। 216 माइनस 2/3 है, यानी पावर अगर 1/216 216 की पावर माइनस 2/3 है, तो यानी अगर मैं इसको माइनस हटाऊंगा तो ये वैल्यू ऊपर जाके क्या बनेगी 216 की पावर 2/3, ठीक है। पॉजिटिव करूंगा जब, ऐसे ही 27 1 में, ठीक है, -4/3 है। जब मैं इस माइनस को हटाऊंगा तो ये जो 1/27 है पलट के जाएगा ऊपर और ये माइनस का साइन हट जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था, उम्मीद करता हूं आपको ये पहले से पता होगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं। इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है b/a क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं यहां आता हूं a की वैल्यू पे, a की वैल्यू कुछ दे रखी है और b की वैल्यू कुछ दे रखी है। देखिए a 243 की पावर 0.12 है, यानी 3 की पावर अगर मैं कन्वर्ट करूं 243 में वो 5 होती है, ठीक है। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय क्या है 12/100, 12/100 कर लो या उसको भी सिंपलीफाई कर लो, मैं 12/100 ही लिख रहा हूं, ठीक है। 5 से काटूंगा 20, 4 से काटूंगा 3 5, यानी यहां से 3 की वैल्यू जो क्या आई 3/5 आई, ठीक है। पहली वैल्यू आ गई मेरी 3 की पावर 3/5, ठीक है। मल्टीप्लाई है, यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ठीक है। 243 की पावर 8/100 है, तो यहां से फिर 3 की पावर 5 इंटू 8/100, 5 से 20 फिर जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी यहाँ से आई 2/5। यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा 3 की पावर अब कितनी आई 2/5। मैंने आपको पहले ही बताया था बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन और बेस सेम तो पावर्स ऐड, 3/5 2/5 5/5 एलसीएम लेके जब हम करेंगे 5 से 5 कैंसिल, तो अल्टीमेटली हमारी वैल्यू क्या बचेगी 3 की पावर 1 यानी 3, ठीक है। ये हो गया हमारा a की वैल्यू सॉल्व जो हमने कर ली। अब चलते हैं b की तरफ, ठीक है। b की 1/216 है, ठीक है, उसकी -2/3 है। तो अगर मैं 216 देखूं किसका होता है 6 की पावर 3 होती है, 6 की पावर 3 1 बाय था माइनस था इसलिए मैंने इसको ऊपर करके लिखा तो माइनस हट जाएगा और अब 2/3 बचेगा। 3 से 3 कैंसिल, यहां से 6 की ये कितनी आई 6 की पावर 2 यानी 36,
ठीक है, अब है बीच में डिवाइड का साइन, फिर कह रहा है 1/27 की पावर -4/3, 3 की पावर 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर 4 बची, 3 की पावर 4 डिवाइड में आएगी, यानी कितना होगा ये 81, यानी ये कितना आ गया 36/81। ठीक है, अब इसने हमसे पूछा है b/a क्या होगा। b की वैल्यू जो है हमारी ये आई है और a की वैल्यू जो हमारी थी ये थी। तो देखिए इसको सिंपली पुट कर दूंगा मैं 36/81, ये तो होगी b की वैल्यू, और उसने अपॉन a का, a को मैंने यहाँ 3 निकाला ही था। अब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, ये 12 बार जाएगा, 4 27, यानी जो वैल्यू आई मेरी वो क्या आई 4/27, हमारा आंसर ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को करने के लिए, यही अंडरस्टैंडिंग, वैसे आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, इतना पेन चलाने की आपको जरूरत एग्जाम में नहीं होगी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। जैसे आपको पता है ये माइनस में पलट के जाएगा, 6 की पावर है, ये 3 की पावर है, ये 3 की 5 है, इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे, b/a निकालेंगे, हमारा आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से टाइम स्पीड डिस्टेंस का, लेकिन उसने अब की बार हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है, क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1/3 ऑफ अ जर्नी, मतलब 1/3 कोई डिस्टेंस है उसका 1/3 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 1/4 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और रेस्ट जो बच गया डिस्टेंस वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। तो उसने हमसे एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जितना भी डिस्टेंस था उसने टोटल टाइम में कवर किया, वो क्या होगी हमारी एवरेज स्पीड। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज 1/3 और 1/4 और जो रेस्ट बचा ये उसने दिया हुआ हमको, ये 20 की स्पीड से, ये 30 की स्पीड से, ये 50 की स्पीड से जा रहा है, तो यानी ये जो है हमारा 1/3 1/4 और जो रेस्ट बचा वो क्या हमारा डिस्टेंस। अब मैं इनको सबसे पहले अपनी वैल्यूज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा। एलसीएम लूंगा 4 3 12, 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप दो तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी है तो 12 मान लीजिए, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा अगर आप इसको 120 मान लेंगे तो। ठीक है, 120 मैंने टोटल डिस्टेंस मान ली, 120 का 1/3 में करूंगा कितना आएगा 40, 120 का 1/4 करूंगा कितना आएगा 30, और 40 30 70 हो गया। टोटल डिस्टेंस मेरा 120 किलोमीटर था, तो जो रेस्ट बचा वो कितना बचा 50। ये तो आगे मेरी डिस्टेंस जो उसने चली। अब देखिए टोटल डिस्टेंस मेरी 120, टोटल डिस्टेंस मेरी 120। ठीक है, अब मेरे को निकालना टाइम। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी अगर 40 की डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से कवर कर रहा है, पहली को 20 से, दूसरी को 30 से, और जो रेस्ट थी उसको 50 से। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आएगा मेरा टाइम, यहां से काटूंगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, यानी टोटल जो टाइम उसको लग रहा है कितना लग रहा है 4 आवर। ठीक है, अब मैं सिंपली फॉर्मूले पुट करूंगा। टोटल डिस्टेंस मैंने कितना माना था अपना 120, टोटल टाइम मेरा आया 4 आवर, तो यहाँ से मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा कितनी आएगी 30 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप इसे एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। जो नहीं कर पाएंगे वो यहाँ से समझ लेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था एवरेज स्पीड का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कोई बड़ी से बड़ी 5 डिजिट की संख्या जिसको डिवाइड करते हैं 4 और 5 से, हर केस में 3 रिमाइंडर दे रहा है, तो वो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, दूसरा अगर इसको मेथड से कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। 4 और 5 से बड़ी 5 डिजिट की संख्या हमें डिवाइड करनी है और रिमाइंडर 3 बचाना है। ठीक है, 4 और 5 का एलसीएम 20। ठीक है, तो मैं 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ये होगी सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की। इसको जब मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, सबसे पहले
9 यहाँ से आएगा, फिर 19 बचेगा, यानी जब आप इसे सॉल्व करते जाएंगे तो आपको रिमाइंडर 19 ही बचता जाएगा। ठीक है, तो यानी ये जो इतनी बड़ी संख्या है इसमें से अगर मैं 19 हटा दूं तो क्या बचेगा मेरे पास 80, यानी ये वो संख्या है जो 4 और 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन उसने क्वेश्चन में हमसे ये नहीं कहा कि कौन सी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी डिवाइड हो जाएगी, उसने कहा है जो है रिमाइंडर हमारा 3 बचना चाहिए। तो अगर ये पूरी संख्या 4 और 5 से डिवाइड होती है तो इसमें जब मैं 3 ऐड कर दूंगा तो वो संख्या क्या बन जाएगी 99983। ये वो संख्या है जो 4 और 5 से डिवाइड करने पर हर बार 3 रिमाइंडर शेष हमें देगी। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए जो है बी से 30, बी का 30% है, सी जो है बी का 45% है। देखिए ए बी सी ये 3 है। कह रहा है ए जो है बी का 30% है, यानी अगर बी अगर 100 है तो ए क्या है 30% उसका 30। सी कह रहा है 45% ऑफ बी, यानी बी अगर 100 है तो सी क्या होगा 45। ठीक है, बस ये पूछा था। और फिर उसने पूछा बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए प्लस बी प्लस सी। इनका सम कितना हुआ 175। ठीक है, बी हमारा 100 है, कह रहा है बी जो है ए बी सी के सम से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ बी अगर 100 है और टोटल हमारा 175 है तो बी कितना कम है 75 कम है। कितने पे 175 पे। परसेंटेज निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 25 सत्ते 25 चौक 300/7। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, पॉइंट 7 अठे 56, 4 7 6 42। ठीक है 4286, यानी 42.86 हमारा क्या आएगा अप्रोक्सीमेट आंसर। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पाएंगे। ऑप्शन हमारा बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे टाइम भी बचाएंगे और हमें 2 नंबर पूरे दिलाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है दो संख्याएं जिनका सम 15 है और उनके स्क्वायर का सम 113 है, तो प्रोडक्ट उन संख्याओं का क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ऑप्शन मैंने देखा इसका ऑप्शन ए की हो सकता है 56, 8 7 15 और 8 7 56 और 64 और 49 113 हमारा आंसर। इसको एग्जाम में ऐसे करना था। अब मैं आपको बताता हूँ इसको मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। दो संख्याएं ए और बी मान लेता हूँ, इनका जो सम है वो है 15। ठीक है, और इनका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इन दोनों के स्क्वायर्स का सम जो है वो हमें कितना दे रखा है 113 113। ठीक है, तो इसने हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, अगर मैं a प्लस बी अगर 15 है इसका होल स्क्वायर कर दूं तो यहाँ 15 का भी मेरे को होल स्क्वायर करना पड़ेगा। बोथ साइड मैंने होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां से 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 113 दे रखी है, 113 दे रखी है। यहाँ 113 पुट करूंगा, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 2ab मेरा कितना बचेगा 225 माइनस 113। ठीक है, 112 2ab की वैल्यू है। ठीक है, 2 से जब मैं इसको काटूंगा क्या आएगा 56। यही उसने पूछा था हमसे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या होगा 56 हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे। लेकिन इसको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, एग्जाम में इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना वरना आपका बहुत सारा समय खराब हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में हम इसको डायरेक्ट ए और बी की वैल्यूज यूज करेंगे। ठीक है, उनका स्क्वायर का सम करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे। देखते हैं टाइम एंड वर्क का अगला क्वेश्चन। कह रहा है ए और बी टुगेदर किसी काम को 3/पार्ट काम को 18 दिन में करते हैं और ए जो अलोन है अकेला 1/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क 25 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा है हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट 4/5 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। देखिए कह रहा है ए और बी जो है टुगेदर, ठीक है, टुगेदर 3/5 पार्ट काम 18 दिन में करते हैं। ठीक है,
यानी 3 काम अगर 18 में हो रहा है तो एक काम 6 में होगा, टोटल काम 5 है 30 होगा, या 3 की वैल्यू अगर 18 तो 5 की वैल्यू 30 होगी, यानी ए प्लस बी जो है 30 में कर रहे हैं, ठीक है। और ए अलोन जो है 1/3 पार्ट ऑफ वर्क कितने में कर रहा है 25 डेज में, यानी एक काम अगर वो 25 दिन में कर रहा है तो 3 काम 75 दिन में करेगा, ठीक है। यहाँ से जब मैं इनका एलसीएम लूंगा कितना आएगा 150, 5 2, यानी ए की एफिशिएंसी जो आ गई वो कितनी आ गई 2 आ गई, और ए प्लस बी बोथ की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो यहाँ से जो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5 - 2 3, यानी बी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। अब देखिए उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कह रहा है बी अकेला उसी काम के, यानी अगर मेरा टोटल काम 150 है, टोटल काम मेरा अगर 150 है उसका 4/5 पार्ट बी अकेला कितने दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी 3, 3 पंजे 15 से 10 टाइम गया और 10 चौक 40 डेज में टोटल वर्क का 4/5 पार्ट बी 40 दिन में कंप्लीट करेगा। उम्मीद करता हूं आप समझ पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है, पी क्यू आर 3 पार्टनर है किसी कंपनी में, पी जो है 1/6 पार्ट प्रॉफिट ले रहा है, क्यू जो है 1/5 पार्ट प्रॉफिट ले रहा है, और आर जो है वो 38,000 रुपीज जो है उसको मिल रहा है प्रॉफिट के रूप में, ठीक है। तो हाउ मच मनी पी गेट एज अ प्रॉफिट, यानी पी को जो धन मिला वो कितना मिला। देखिए पी क्यू आर 3 पार्टनर है, पी को 1/6 पार्ट मिल रहा है, क्यू को 1/5 पार्ट मिल रहा है, और जो रेस्ट है वो आर को मिल रहा है, उसकी वैल्यू 38,000 हमें क्वेश्चन में गिवन है। 6 5 का एलसीएम 30 एलसीएम को जब मैं इनसे मल्टीप्लाई करूंगा 1/6 इंटू 30, 1/5 इंटू 30, और ये बचेगा हमारा रेस्ट, ये आएगा 5, ये आएगा 6, और रेस्ट कितना बचा, टोटल वर्क टोटल प्रॉफिट जो उनका था वो हमने कितना माना एलसीएम लेके 30। तो अगर P को 5 पार्ट मिल रहा है, Q को 6 पार्ट मिल रहा है, तो रेस्ट कितना बचा 30 में से 19 पार्ट बचा, वो किसका है R का, ठीक है। और उसको क्वेश्चन में गिवन है कितना 38,000, यानी 19 यूनिट की वैल्यू उसने 38,000 दी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000। उसने हमसे पूछा क्या है P का प्रॉफिट, P की यूनिट कितनी है 5, एक यूनिट की वैल्यू अगर 2,000 तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 2,000 10,000 हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आप समझ पाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन पूछा है आपकी बार, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 कंटेनर हैं, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो वो 4:5 और 8:3 है, ठीक है। उनको किसी रेशियो में मिलाया गया, यानी किस रेशियो में मिलाया गया 16:13 में। तो पूछ रहा है इस रेशियो में मिलाने के लिए किस रेशियो में मिलाया होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको मिक्सचर एलिगेशन आता होगा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मिक्सचर एलिगेशन आना थोड़ा जरूरी है। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा धीरे धीरे करवाऊंगा, समझते चलना। देखिए मैं अभी सिर्फ मिल्क को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो 4:5 है, लेकिन उसमें मैं सिर्फ मिल्क को लूंगा। देखिए अगर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 4:5 पहले कंटेनर में, ठीक है। तो मिल्क अगर 4 है तो टोटल कितना होगा 9 होगा, यानी अगर मिल्क 4 यूनिट है तो टोटल कितना था 5 और 4 9। यहाँ से मैं अभी सिर्फ हर कंटेनर से मिल्क को ले रहा हूँ, आप वाटर को भी लेके इसको सोल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। पहले कंटेनर में से मैंने मिल्क लिया 4/9, दूसरे कंटेनर में जो मिल्क और वाटर का रेशियो 8:3 है, तो अगर मैं वहां से मिल्क लूंगा तो 8 होगा, और 8 और 3 11, यानी 8/11 हो जाएगा, ठीक है। उसको इन्होंने मिलाया है 16:13 में, ठीक है। यानी मिल्क अगर 16 है तो टोटल कितना होगा 29।
इस रेशियो में उसने मिलाया। तो अब जो मिलाने के लिए जो रेशियो बना वो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कितना बना, क्या बना। ठीक है, देखिए यहां से मैं 8/11 माइनस करूंगा 16/29। ठीक है, यहां से मैं 16/29 माइनस करूंगा 4/9। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन समझते चलना। यहां से जब मैं एलसीएम लूंगा इसका तो एलसीएम आएगा 29 11। ठीक है, 11 से 11 कटा 29 इंटू 8 कितना हुआ 232 माइनस 29 से 29 कटा 11 इंटू 16 176। ठीक है, माइनस करूंगा कितना आएगा 56 अपॉन 29 इंटू 11। ठीक है, अब चलते हैं इस तरफ। एलसीएम कितना होगा 29 इंटू 9, 29 से 29 कटा 9 इंटू 16 144 माइनस 9 से 9 कटा 29 इंटू 4 116 माइनस करूंगा 28 अपॉन 29 इंटू 9। ये रेशियो में बना हमारा। ठीक है, जो रेशियो बना ये बना। अब देखिए काटना स्टार्ट करते हैं। 28 से ये जाएगा 2 बार, 29 से 29 गया, 9 दूनी 18, 11 वहां जाएगा, यानी जो रेशियो बना वो मेरा क्या बना 18:11। और यही हमारा आंसर है ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, एग्जाम में आप इसको सबसे आखिरी में करने की कोशिश करें, जब आपके पास आपको लगे कि हाँ मेरे पास थोड़ा टाइम है और मैं इसमें थोड़ा टाइम दे सकता हूँ तो आप इसको सॉल्व करें, अदरवाइज मत करें, स्किप करें। पहले अपने इजी क्वेश्चन को सॉल्व करें उसके बाद इस पे आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है और x की वैल्यू हमसे पूछी ऑप्शन आपके यहाँ। ठीक है, क्या है 3x - 8 क्यूब रूट -4 इज इक्वल टू 0। ये -4 इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा +4 होगा। ठीक है, ये इज इक्वल टू के इस तरफ गया +4 हुआ, यहां से क्यूब रूट था इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा क्या बनेगा क्यूब बनेगा। ठीक है, यहां से 4 का क्यूब कितना होता है 64, ये -8 है, इधर जाके +8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72। 3x इज इक्वल टू 72, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। हमारा आंसर ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं सर आप इसको कर पाएंगे। बढ़ते अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। 3 क्वेश्चन जो इस शिफ्ट में थे वो डीआई के हैं। डीआई मैंने आपको पहले भी बताया, डीआई में उसकी एक अलग क्लास बना दूंगा जिसमें पीआरटी में आए हुए सारे क्वेश्चन डीआई के एक ही क्लास में मैं कवर करवा दूंगा। अभी देखते हैं इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में भी इसको काफी टाइम लगेगा, लेकिन देखिए कैसे करते हैं। कह रहा है ए ने कोई टेबल बी को बेचा 40% प्रॉफिट पर। देखिए साथ साथ लिखते चलिए समझते चलिए। ए है, ए ने कोई टेबल बेचा 40% प्रॉफिट पर, यानी अगर वो ए के लिए 100 का था तो बी ने कितने में खरीदा 140 रुपीज में, इसने 40% प्रॉफिट में बेचा। बी ने वही टेबल डी को 60% प्रॉफिट पर, यानी 14×6 = 84। बी ने वही टेबल डी को 60% प्रॉफिट पर, यानी 140 का 60% कितना हुआ 84। ठीक है, 84 जब मैं इसमें ऐड करूंगा कितना होगा 224। ठीक है, अब वो डी के लिए कितने का हो गया 224 का। ठीक है, अब एक अलग इक्वेशन दी उसने, W किसी चेयर L को बेच रहा है X को। ठीक है, W किसी चेयर L को बेच रहा है X को 20% लॉस पे, यानी अगर W के लिए वो 100 का था तो X ने वो कितने पे खरीदा 80 में, 20% का लॉस हुआ। कह रहा है X ने वो बेचा P को 30% लॉस पे, यानी 80 का 30% 24 कितना हुआ 56, यानी P ने वो खरीदा 56 में।
अब आ जाते पी ने फिर से वो बेचा जी को 50% लॉस पर, यानी अब वो बेच रहे हैं जी को, पी जो है जी को बेच रहा है 50% लॉस पर, 56 का 50% 28, यानी अब वो जी ने खरीदा 28 में। ठीक है, अभी तक ये क्वेश्चन था। फिर कह रहा जो डी ने जो प्राइस पर खरीदा और बी ने जिस प्राइस पर खरीदा वो दोनों जो है सेम है, यानी डी ने जो प्राइस पर खरीदा और पी ने जिस प्राइस पर खरीदा वो दोनों सेम है। अगर ये 224 है तो इसे भी 224 बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है सेम है, तो इसको 224 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 56 चौके 224 होता है। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे सभी वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 400 ठीक है। अब देखिए ये वैल्यूज हमारी सेम हो गई डी और पी। अब देखिए उसने क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, कह रहा है इफ द प्राइस एट व्हिच डब्ल्यू बॉट द चेयर इज 600, यानी डब्ल्यू ने जो प्राइस में खरीदा था चेयर वो था 400 यूनिट का, और क्वेश्चन में वो गिवन है कितना, 400 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 600 रुपए, यानी उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो चेयर डब्ल्यू ने खरीदी वो 600 रुपए में खरीदी, 400 यूनिट की वैल्यू 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6/4। अब उसने पूछा देन एट व्हाट प्राइस डी बॉट टेबल, डी ने किस प्राइस पे खरीदा है 224 पे, 224 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 336 हमारा आंसर आ गया, यानी डी ने 336 रुपए जो एग्जैक्ट वैल्यू थी उसमें वो टेबल खरीदा होगा। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पाएंगे। इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको ऐसी इक्वेशंस बनानी थी। फिर जो क्वेश्चन में गिवन था डी ने जिस प्राइस पे खरीदा और पी ने जिस प्राइस पे खरीदा वो दोनों सेम है, तो हमने सेम कर लिया, सेम हो गए 224 से 224। फिर उसने कहा कि डब्ल्यू ने जिस प्राइस पे खरीदा वो 600 रुपए है, हमारी तरफ से वो 400 आया, यानी 400 यूनिट की वैल्यू अगर 600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6/4 6/4। उसने पूछा डी का प्राइस, यानी डी ने किस प्राइस पे खरीदा, उसकी वैल्यू 224, 224 से मल्टीप्लाई किया, 4 से कटा 56 बार, 56 6 336। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस शिफ्ट का लैंग्वेज बहुत बड़ी थी, क्वेश्चन में दम नहीं था। अगर लैंग्वेज पे आप काम कर गए तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाते एग्जाम में। मैंने इसको शिफ्ट के 17 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं। 3 क्वेश्चन जो बचे हैं वो डीआई के हैं। डीआई के मैंने आपको पहले भी बताया, अलग से एक वीडियो बना दूंगा पीआरटी के सभी क्वेश्चंस की सम अप करके। ठीक है, क्वेश्चन देखे होंगे आपने, कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, एक एक दो लाइन के उनके सॉल्यूशन थे। उम्मीद करता हूँ आप एग्जाम में भी उन्हें सॉल्व कर पाए होंगे। और कुछ क्वेश्चन जिनकी लैंग्वेज अच्छी थी, जिन 1-2 क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी थोड़ी ठीक ठाक सी थी, ज्यादा अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन ठीक ठाक थी, वो आपका टाइम ले सकते 30 से 40 सेकंड। और एक ये क्वेश्चन जिसका गिवन जो वैल्यू थी वो ही इतनी बड़ी थी, अगर कोई बच्चा उसे एग्जाम में देखेगा तो सोचेगा इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो इसको स्किप कर देगा। क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है। तो मैंने अपनी तरफ से इन 17 क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।